थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये शब्द आप देख सकते हो, यदि हिंदी में बोलते ना संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करें तो वर्ड आ रहा है थर्मल और डायनेमिक्स। थर्मल डायनेमिक्स, थर्मल यानी हीट, डायनेमिक्स माने मूवमेंट, कोई भी चीज को चलाना, हीट से किसी चीज को चलाना, हीट देके चलाना, चलाना मतलब वर्क डन जनरेट करना। तो ये आज थर्मोडायनेमिक्स की ही तो देन है कि आज हमारे पास हीट इंजन बन चुके हैं। हीट इंजन, हर वो इंजन जिसमें धुआं निकलता है, हर वो इंजन जिसके चलने से धुआं निकलता है, वो हीट इंजन होता है। चाहे वो आपकी स्कूटी में इंस्टॉल हो, चाहे आपकी बाइक में, चाहे आपकी कार में, चाहे वो ट्रेन में, ट्रेन चलती है ना तो धुआं निकलता है ना। अच्छा एक वाहियात सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक वाहियात सा क्वेश्चन पूछता है ना कि यदि, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक इंजन पूरब की ओर जा रहा है और हवा बिल्कुल शांत है, एक इलेक्ट्रिक इंजन पूरब मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है और हवा नहीं चल रही, तो उसका धुआं किधर की ओर जाएगा? बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है, बताइए। वेरी गुड तुषार, तुषार ने तो सही दिया, जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं दूंगा। ठीक है, सुहानी कह रही है ऊपर, चलो हवा नहीं चल रही। देव कह रहा है अपोजिट, हर्ष कह रहा है ऊपर। वेरी गुड, देव ने कहा अपोजिट, निकिता कह रही है ईस्ट। ओके चलिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, अपोजिट, अक्षरा कह रही है अपोजिट। आगे बेटा लपेटे में आगे सब लोग, तुषार नहीं आया लपेटे में। मैंने बोला था एक इलेक्ट्रिक इंजन ईस्ट की ओर जा रहा है, कंजड़ो इलेक्ट्रिक इंजन क्यों धुआं छोड़ेगा? इलेक्ट्रिक इंजन, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो नहीं धुआं छोड़ते। तभी मैंने बोला जो इंजन हीट इंजन होते हैं, जिसमें पेट्रोल डलता है, जिसमें डीजल डलता है, जो स्टीम इंजन होते हैं वो धुआं छोड़ते हैं। घर में जनरेटर चलाते हैं ना, वो धुआं छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन जो वायर से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, चलिए। अब रेलवे में, ये मुझे नहीं पता लेकिन ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये वाहियत क्वेश्चन है, फंसाने वाला। ठीक है, अच्छा एक और आ गया मुझे अचानक से, पूछ लेता हूं। एक मतलब सपोज करो 3 दुकानें हैं, एक राशन की दुकान है, राशन की, एक मेडिकल की दुकान है और एक ज्वेलरी की दुकान है। सुनना, एक राशन जिसमें खाने पीने का सामान मिलता है, दूसरी मेडिकल जिसमें दवाइयां हैं, तीसरी केवल ज्वेलरी की दुकान है। अचानक इन तीनों में आग लग जाती है ना? तो आप मुझे बताना, इन तीनों में आग लग जाती है और एम्बुलेंस यदि आग बुझाने आती है तो इन तीनों में से उसे पहले किसे बुझाना चाहिए? किसको बुझाना चाहिए? ज्वेलरी को, खाने वाले को, या मेडिकल की दुकान? किसको बुझाना चाहिए? ये थोड़े स्पीडी वाले क्वेश्चन है। वेरी गुड अविनाश, अविनाश ने बिल्कुल सेंटीमेंट से आंसर दिया, बिल्कुल ठीक, गुड। निकिता वेरी गुड। हर्ष ने कहा परचुनी वाले, तुषार ने कहा राशन वाले को। अच्छा जो ठीक थे ना उनका मैंने ना ये नहीं बोला, और बोलो राशन वाले को। और बस, और किसी के पास आंसर नहीं है? देव ने कहा राशन। ये अपने अपने सेंटीमेंट से आंसर दे सकते हो भाई, और लोग भी दीजिए, वोटिंग राइट्स है आपके पास, अपने अपने वोट तो दे ही सकते हो। हाँ बोलो बोलो। तो फिर से एक बार लपेटे में आ गए मेडिकल की दुकान वाले को, है नहीं? तो ये बताइए, एम्बुलेंस आई थी, आग बुझाने एम्बुलेंस आती है? फिर फंस गए। फिर फंस गए। मैंने कहा एम्बुलेंस आएगी तो किसको बुझाएगी? अंजड़ो मेन सवाल ये ना, ये फ्रेम होता है, ये कि आप सवाल को कहीं डाइवर्ट कर दो, वो मेन बीच में वो, ये आपकी इंटेंसिटी बताता है कि कितने ध्यान से सुनते हो। ओके, ये अच्छा, और भी क्वेश्चन है सामने होते तो मैं पूछता, एक और पूछता हूँ, चलिए। एक और पूछता हूँ, पूछू या पढ़ा लेता हूँ, ये फिर मैं खत्म नहीं होता बहुत दिनों बाद। ठीक है, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर, हीट से किसी चीज को मूव कराना यानी वर्क जनरेट करना। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट को वर्क, वर्क को हीट, इंटर कन्वर्जन बोल सकते हो। और आज ये इसी की नॉलेज, इसको पढ़ने की ही एप्लीकेशन है। हमारे इंजीनियरों ने अच्छे अच्छे हीट इंजन बना दिए। हर वो इंजन जिसमें धुआं निकलता है वो हीट इंजन होता है।
मे बी पॉसिबल उसमें पेट्रोल डलता हो, मे बी पॉसिबल उसमें डीजल डले, मे बी पॉसिबल सीएनजी डले, है ना। आजकल नो डाउट आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जमाना आ गया है, बैटरी वाले, वो हीट इंजन नहीं है, उनमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं चलती, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का कुछ भी नहीं चलता, ध्यान रखना। मे बी पॉसिबल ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है 10 साल बाद थर्मोडायनेमिक्स ही आपके सिलेबस से शायद हटा दें, शायद, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आज हमारे पास ना डीजल पेट्रोल सबको पता है ये सब खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल। अब थोड़ा सा यदि मार्केट को देखते हो तो देखते होगे गवर्नमेंट 2030 तक अपनी 80% एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना चाहती है, इलेक्ट्रिसिटी। रीन्यूएबल मतलब चाहे वो सोलर सेल से, चाहे वो विंड एनर्जी से, चाहे इनसे, चाहे हाइड्रोजन से, चाहे न्यूक्लियर से, ऐसे जनरेट करना चाहती है, क्योंकि ये सब तो फ्यूल पेट्रोल खत्म होने वाला है। और तभी आप देख रहे होगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आपके आसपास कितनी टिर्रियां चलती थी पहले, अचानक देखते हो ना कितनी टिर्रियां घूमने लगी। सबको पता है फ्यूचर यही है, फ्यूचर यही है। बदलते वक्त को बदलते देर नहीं लगती, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। फ्लॉपी हमारे जमाने में फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी आपने किसी ने नाम सुना है फ्लॉपी का? फ्लॉपी आप बिलीव नहीं करोगे इतनी बड़ी होती थी और एक गाना पूरा नहीं आता था उसमें। फ्लॉपी 3.4 MB, बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आते थे, यूं डलते थे फ्लॉपी डिस्क। हाँ, हमने फ्लॉपी यूज की है। उसके बाद आई थी सीडी का कल्चर, ऐसी होती थी रेक्टेंगुलर फ्लॉपी, देख इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी, और फ्लॉपी ड्राइव कंप्यूटर में लगवानी पड़ती थी, क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव जैसे सीडी ड्राइव में चलती है, फिर सीडी का कॉन्सेप्ट आया, फिर धीमे धीमे पेन ड्राइव। आप देखते हो इतने से में कितनी बड़ी बड़ी मेमोरी आ जाती है। तो वक्त बदल, अब कौन फ्लॉपी जानता है? अब जैसे देव ने कहा हम तो जानते ही नहीं है, तो सोचो वक्त बदल गया और अब जानने की जरूरत भी क्या है, जानने वो इतिहास हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, हमारे जमाने में स्टूडेंट नीचे बैठते थे, पट्टी पे बैठते थे, बिल्कुल। हम तो है बेटा उसी कौम से आए हैं पढ़ के, लेकिन हमने पढ़ाई के समय पढ़ाई की है, और उधम के समय मैंने तो बहुत उधम किया है, खूब उधम किया है। वो तो आपका सिलेबस करने के चक्कर में उधम कर नहीं पाता हूँ, नहीं तो ठीक है ना, जब मेरा दिमाग कूल हो ना कि मेरे पास सिलेबस का प्रेशर ना हो, खूब मजे लेके पढ़ाओ। लेकिन अब आपके फरवरी में एग्जाम है और अभी जनवरी भी मिड हो गया है ना। चलिए कुछ के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हीट को वर्क को हीट में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। चलिए अब आते हैं, एक एक चीज सीखते चलते हैं। दूसरी बात, अब जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स में ही हमने बहुत पहले एक चीज सीखी थी, स्पेसिफिक हीट। भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बताना इसको, यदि मैं आपसे कहूं डेफिनेशन दो, तो डेफिनेशन भी पक्का भूल गए होगे। तो डेफिनेशन के लिए हम एक जुगाड़ बनाते थे कि यदि मैं 1 किलो बॉडी लूं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, 1 किलो बॉडी हो और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि ये एस जो है वो डेल्टा क्यू के बराबर आता है। एस डेल्टा क्यू के हर बार बराबर नहीं आएगा, इन ऑपरेशंस की वजह से आ रहा है, इन वैल्यूज की वजह से। तो हम एस की डेफिनेशन भी यही दे देते हैं। एक बार इंग्लिश में सुनिए, फिर हिंदी में सुनना। स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन। अच्छा एक बात बताओ, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट तो देनी पड़ेगी ना, सप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो ये और ये बराबर आ रहे हैं ना। लेकिन इन केस में स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 kg सब्सटेंस। अब हिंदी में सुनो, 1 किलो की बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 किलो की बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भगवान ने ये सबको अलग अलग दी है, ये एक प्रॉपर्टी, और वाटर को सबसे हाईएस्ट दी है, पढ़ चुके हैं पास्ट में। फिर इसमें एक अपडेट वर्जन आया, एक अपडेट ये आया कि यदि मैं डेल्टा क्यू डेल्टा टी तो एज इट इज लिखूं, लेकिन इस एम की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिख दूं, तो इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते थे। मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, मोलर। अब इसकी डेफिनेशन देनी हो तो वही जुगाड़ यूज करेंगे कि यदि मैं 1 किलो की बॉडी लूं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, ओ सॉरी अब एम नहीं है, एन है, सॉरी, 1 मोल गैस सब्सटेंस लूं, सब्सटेंस लूं, ठीक है। अच्छा आप कहोगे MOLE,
ई नहीं लिखते यूनिट में, आई डोंट नो क्यों ऐसा ट्रेंड बनाया है, तो MOL, ठीक है। तो 1 मोल गैस या 1 मोल सब्सटेंस लूं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो आप पाओगे देन C की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू डेल्टा Q आएगी। तो डिफाइन C, तो मोलर स्पेसिफिक, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल सब्सटेंस। हिंदी में 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वही मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब ये भी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। लेकिन आज एक और सच से पर्दा उठेगा, एक और सच से, कि ये ना मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, एक और चीज पे डिपेंड करती है कि आप उस मटेरियल को किस अंदाज से हीट करोगे। हैं? ये अंदाजे बयां तो सुना था, ये अंदाजे हीट क्या होता है ना? क्या बोलना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर आप? मैंने भी क्या बोला, सी आपको पहले ही मैंने ही पढ़ाया कि सी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, जैसे डेंसिटी है, यदि आप थोड़े से 5-6 महीने पीछे जाओ तो डेंसिटी आपके लिए क्या थी? डेंसिटी एक प्रॉपर्टी थी जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है ना? कॉपर की अलग, आयरन की अलग, सिल्वर की अलग। यदि ये कॉपर इतना लू, कॉपर इतना लू, कॉपर इतना लू, कॉपर इतना लू, है ना, तो कॉपर की डेंसिटी वही रहेगी। लेकिन 5-6 महीने की बजाय यदि हम 1 महीने ही पीछे जाए तो आपको पता चला, 1 महीने भी नहीं, 15 दिन पहले, कि डेंसिटी मटेरियल के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो धीमे धीमे पर्दे उठते हैं ना, नॉलेज धीमे धीमे अपग्रेड होती है ना, नॉलेज धीमे धीमे एक्यूरेट होती है। पहले बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकते थे ना, ठीक है ना, तो पहले पढ़ाया जाता है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन धीमे धीमे पता चला टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है डेंसिटी को। तो पहले मैंने ही पढ़ाया कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि नाइट्रोजन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, सिल्वर की अलग, कॉपर की अलग। लेकिन 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 ठीक है, ये जो वैल्यूज है, ये मोड ऑफ हीटिंग, अंदाजे हीटिंग, अंदाजे हीटिंग क्या होता है? हमारी फिजिक्स में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, किसी बॉडी को हीट करने के लिए केवल आग की जरूरत नहीं है। पहले तो अपनी अप्रोच बढ़ाइए, केवल आग की जरूरत नहीं है, केवल फ्लेम से ही चीजें हीट नहीं होती, कि बर्नर पे रखोगे तभी हीट होंगी, है ना? बर्नर पे कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है आग से जल जाएं लोग, लोग मेरे स्टाइल को देख के भी जल जाते हैं, लोग मेरे रुतबे को देख के भी जल जाते हैं। ज्यादा हो गया है ना, ठीक है, चले कोई नहीं। लेकिन यहां तो शायरी से काम नहीं चलेगा ना, कि जरूरी नहीं है आग से जल जाएं लोग, लोग मेरी स्टाइल को देख के भी जल जाते हैं। यहाँ तो गैस हीट करनी है, गैस के सामने मैं यूं हीट थोड़ी नहीं कर, स्टाइल दिखाता रहूं, वो हीट हो जाएगी क्या? अरे गैस को रखो और उसके सामने नाचने लग जाऊं, स्टाइल मारने लग जाऊं, रजनीकांत वाला चश्मा पहनने लग जाऊं, तो वो हीट नहीं होगी ना। लेकिन नहीं, फिर भी कुछ और अंदाज तो है। अच्छा, एक वाहियात सा क्वेश्चन और आ गया, आज पता नहीं है किस मूड में, एक वाहियात, बहुत दिन बाद आया ये मूड, है ना? आप, ये बिल्कुल वाहियात है, ये वाहियात है नहीं, कि आपके पास 2 मोमबत्ती है, एक एक्चुअली आग जलाने से आया, 2 मोमबत्ती है, और आप एक नाव में बीचों बीच बैठे हो, नाव में बीचों बीच बैठे हो ना, नदी के में नाव है, बीच में है नहीं, आपके पास 2 मोमबत्ती हैं और आप अकेले हो नाव में, और कुछ है ही नहीं, ना माचिस है ना लाइटर है। आपको एक मोमबत्ती जलानी है, एक कैंडल जलानी है, कैसे जलाओगे? कैसे जलाओगे? जल्दी बताओ, कोई है जल्दी से 5 सेकंड में टाइप कर सके? कोई एक आइडिया आ रहा हो कि 2 मोमबत्ती है, उनमें से एक को आपको जलाना है ना, और आपके पास कुछ है ही नहीं, नाव में बीचों बीच बैठे हो। नो आइडिया, मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक है, आप एक मोमबत्ती लीजिए जलवे से, हाँ चलिए देखो, ये मोमबत्ती है, तो एक मोमबत्ती उछाल के कैच कर लीजिए। एज वी नो, कैचेस विन द मैचेस, कैचेस विन द मैचेस, मैच बॉक्स। फ्रॉम दैट मैच बॉक्स यू कैन यूज टू लाइट अप द कैंडल, कैचेस विन द मैचेस, है ना भाई? दूसरा, थ्रो 1 कैंडल आउटसाइड द बोट, throw 1 candle outside the boat, now the candle becomes, now the boat becomes lighter. Agree करते हो कि ना? Now the boat becomes lighter, from that lighter you can burn the candle, है ना? तीसरा, एक मोमबत्ती, लड़कियों वाला, एक मोमबत्ती की तारीफ करने लग जाओ, दूसरी वैसे ही जल जाएगी। एक की तारीफ करो, दूसरी सुलग जाएगी, जल जाएगी, क्यों नहीं जल जाएगी, यानी? और लास्ट वन, टेक सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर एंड
पुट द ड्रॉप्स एंड पुट द ड्रॉप इन सेकंड हैंड, ठीक है, एंड मेक द साउंड टिप टिप। एंड एज वी नो, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, है ना। द फ्रॉम दैट आग यू कैन कंटिन्यू। ठीक, तो आग लगाने के हमारे यहाँ बहुत तरीके हैं। जिगर से बीड़ी जल जाती है यार, बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया बीड़ी जला से तड़ वाला ज्यादा अच्छा था। ठीक, तो अब मुद्दा आता है कि मैंने एक डायलॉग माना कि यहां पर केवल आग फ्लेम पे रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तो मजाक की बात हुई है। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे दोनों हाथ बहुत ठंडे हैं, हैवी ठंडे, लेकिन यदि मैं यूं कर दूं हीट जनरेट हुई, जबकि मैंने फ्लेम यूज नहीं करी, नहीं यूज करी फ्लेम, लेकिन हीट जनरेट हुई कि नहीं हुई, है ना, फ्रिक्शन से रगड़ना। दूसरा चीज एक और देता हूं, आप हवा भरते हो पंप से अपने हाथ से, बॉयज ने तो भरी होगी, ठीक है, आप फुटबॉल में हवा भरते हो तो आप 2 मिनट बस पंप चला लेना और पंप का बॉटम छूना, वो बॉटम गर्म हो चुका होता है, बेस, जबकि आपने तो कोई आग का इस्तेमाल नहीं किया ना, आपने तो कोई आग का इस्तेमाल, लेकिन हीट तो जनरेट करी ना। गैस को भी कंप्रेस करते तो गैस ना कंप्रेशन में हीट दे देती है। ऐसे ही शानदार तरीके जानने के लिए आइए, थर्मोडायनेमिक्स वेट कर रही है आपका। ऐसे तो बहुत तरीके जो अभी आपने सीखे नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स है ना, कहती है हम सिखाते हैं। तो गैस कैन बी हीटेड इन डिफरेंट डिफरेंट वे। अच्छा, मैं बार बार गैस क्यों ले रहा हूँ, गैस क्यों ले रहा हूँ, गैस, चलो एक स्टोरी और सुनाता हूँ। मेरे मुंह से गैस इसलिए निकलता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो राजा बेटा है, जो प्रिय बेटा है, लाड़ला बेटा है, वो गैस है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में फाइनली काम क्या करना है, हम हीट इंजन बनाना चाहेंगे, हीट ऐसे अच्छे से अच्छे हीट इंजन बनाना चाहेंगे। और आप जानते हो डे बाई डे हीट इंजन अपग्रेड भी किए हैं, अच्छे भी बने हैं, अच्छे अच्छे हीट इंजन बन रहे हैं डे बाई डे। आप बताइए, कैमरे की क्वालिटी आज से 20 साल पहले का कोई आप उठाइए, इतनी कोई भी वीडियो उठाइए तो कहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी आती थी, लेकिन अब कैमरे क्वालिटी अच्छी है तो डे बाई डे अपग्रेड हो रहे हैं, आगे और अच्छे कैमरे बनेंगे, आगे और अच्छे हीट इंजन बनेंगे, है ना। तो अब मैं बताता हूं गैस राजा बेटा क्यों है। एक मिनट देखिए, एक जेम्स वॉट वाली स्टोरी सुनी होगी आपने। मान लो उन्होंने क्या किया, एक किचन, उनकी किचन, वो पढ़ रहे होंगे, एक्चुअली पढ़ रहे थे, किचन में से खटर खटर की आवाज आ रही थी, कि क्या बवाल है, क्या परेशान है। एक्चुअली इनकी मम्मी ना अंगीठी पर पानी रख गई थी गर्म करने, पानी रख गई थी गर्म करके, और यहाँ पे एक प्लेट रख दी थी, प्लेट, है ना, अंगीठी पे पानी गर्म करने रख गई थी, ऊपर प्लेट से ढक दिया, और वो कहीं चली गई होंगी। जेम्स वॉट अपना पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बार बार खट खट की आवाज आ रही थी, किचन में गए तो उन्होंने देखा ये प्लेट बार बार उठ रही थी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक तरफ से उठ रही थी, ऐसे उठ रही थी, और स्टीम निकल जाती थी यहां से, फिर ये खट्ट की आवाज हो जाती थी, खट्ट की आवाज के साथ बैठ जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद स्टीम बनती थी, फिर वो इसमें से उठना चाहती थी, निकलना चाहती थी, ये सब नौटंकी हो रही थी। अब वो बंदे जेम्स वॉट थे, साइंटिफिक अप्रोच वाले बंदे थे, तुम मारो थे भूत, मम्मी 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 के दम निकल रहे होते हैं, नहीं, किचन में से आवाज आ रही है, कौन है, भूत भूत भूत, है नहीं। अब उन्होंने कहा यार इस प्लेट को उठा रही है स्टीम, ये प्लेट उठा रही है स्टीम, इसका मतलब स्टीम में ताकत होती है, स्टीम यदि प्लेट उठा सकती है तो इसका मतलब स्टीम में ताकत है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा प्लेट ना देखो, प्लेट में स्टीम, वो इसमें अंदर स्टीम बन रही होगी, जब स्टीम इकट्ठी हो जाती होगी तो इसे उठा भी देती होगी। जैसे कबूतरों ने जाल उठा दिया था, शिकारी, वो सुना होगा ना, शिकारी ने, बहेलिये ने कबूतर फंसा लिए। अब एक कबूतर तो पूरा जाल नहीं उठा सकता था, सभी कबूतरों ने जान लगाई, तो ऐसे ही जब अंदर बहुत सारी स्टीम इकट्ठी हो जाती होगी पावरफुल, तो इस प्लेट को उठा देती होगी। प्लेट को उठाई, इतनी देर में कुछ स्टीम निकल गई, तो स्टीम की ताकत कम हो गई, प्लेट नीचे गिर गई। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लेट पर कुछ कोयले रख दिए, थोड़े थोड़े वेट रख दिया, प्लेट भारी कर दी। उन्होंने कहा अब देखता हूं अब उठाते कि नहीं। उन्हें आश्चर्य हुआ, थोड़ी देर के बाद स्टीम तो बन रही है ना, स्टीम और इकट्ठी हो रही है। जब स्टीम इतनी ताकतवर हो गई कि वो इससे लड़ ले, ये प्लेट तक उठा दी उन्होंने। उन्हें उस दिन आइडिया आया कि स्टीम में ताकत होती है, और उसी दिन, उसी एक्सपेरिमेंट का कमाल है, उन्होंने हीट इंजन को सोच लिया और ये बना के भी रख दिया। स्टीम इंजन जो बना था, स्टीम इंजन सुना होगा, गदर पिक्चर देखिए ना, गदर है नहीं, इधर से कोयला उठा के यहां डालना है, कोयला उठा के यहां डालना है, भट्टी बनती है,
वो स्टीम बना रही है, स्टीम इंजन को चला रही है। ये है स्टोरी जहां से थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच आई। यार जब स्टीम प्लेट उठा सकती है तो स्टीम से वर्क करा सकती है ना भाई। स्टीम एक्सपेंड करना चाहती है। अब सुनिए, अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना, रिपीट करना, हो जाएगा। इस सबसे बढ़िया एग्जांपल, रिपीट करने की क्या जरूरत है। प्रेशर कुकर होता है कि नहीं, प्रेशर कुकर को मम्मी आलू डाल के, पानी डाल के जब लॉक करती है, सील रख देती है, तो थोड़ी देर के बाद उसमें स्टीम बननी चालू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद और स्टीम, और एक स्टेज ऐसी आती है जब स्टीम पावरफुल हो जाती है, उसकी सीडी उठा देती है ना। ये स्टीम की ताकत है कि उसकी जो टोपी सी जो होती है वो भी ठीक ठाक वजन होता है, उसको उठा देती है। और कभी कभी आपने सुना होगा कुकर में सीटी खराब हो जाती है, उठ नहीं पाती, प्रेशर कुकर फट गया। शुरुआत में तो प्रेशर कुकर रखते भी नहीं थे क्योंकि इतने एफिशिएंट नहीं आते थे, है ना। प्रेशर कुकर फट गया, एल्युमिनियम को फाड़ के बाहर निकल जाता था। इसका मतलब यह है कि अंदर जो स्टीम बन रही है वो एक्सपेंड करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है, फैलना चाहती है, और तुम उसे फैलने नहीं दे रहे हो। प्रेशर बन रही है, तुम फैलने नहीं दे रहे। ये होता है बेटा। इज इट ओके? अब यदि मुझे बताइए इस स्टीम की जगह में अंदर गाजर का हलवा रख दूं तो गाजर का हलवा उठा देगा इसको, प्लेट को? ये बताओ, ये बताइए। यदि मैं इस प्लेट गाजर का हलवा प्लेट रखूं, गाजर का हलवा जल जाएगा लेकिन सुनाएगा नहीं। यानी सुनिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपके पास तीनों है, लेकिन जो एक्सपेंशन की क्षमता होती है वो गैस में बहुत अच्छी होती है। गैस हाईली एक्सपेंड कर सकती है टेम्परेचर के साथ, नो डाउट। वॉल्यूम सबका बढ़ता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन गैस का वॉल्यूम अच्छे से बढ़ता है। गैस बहुत अच्छे से एक्सपेंड करना चाहती है। तो खुद सोचो, जो अच्छे से एक्सपेंड होना चाहेगी, जो अच्छे से फैलना चाहेगी, वो अच्छे से इस प्लेट को उठा पाएगी। इसलिए गैस एक्सपेंशन के मामले में अच्छा होता है, और जो जितना अच्छे से एक्सपेंड करेगा वो हमें उतना वर्क करके देगा। और अभी मैं मैथमेटिकल भी बताऊंगा, जो जितना एक्सपेंड होके देगा, जितना एक्सपेंस होके देगा, जितना, है ना, वो उतना अच्छा वर्क कर सकता है। पता ना, जब मुंबई इंडियन यदि फंस गई हो आईपीएल में, उसको, है नहीं, तो वो जब लास्ट ओवर, मान लो सामने वाली टीम को एक ओवर में 8 रन बनाने, तो मुंबई इंडियन लास्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर बुमराह को देगी ना, जो उसको अच्छे से फेंक सके। तो हमारा यहाँ बेस्ट ऑप्शन गैस रहने वाला है। तो ये पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स है सिर्फ इसी वजह से कि गैस कैन एक्सपेंड हाईली इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, बुमराह है वो यहाँ का, तो और हमें एक्सपेंशन ही चाहिए, तभी एक अच्छा वर्क मिलेगा। और रही बात गैस को आगे बढ़ाए, तो गैस कैन बी हीटेड इन डिफरेंट मैनर। गैस कैन बी हीटेड इन डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से हीट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और हंसी आई आज मुझे, सीटी से एक और चीज याद आ गई। लड़कियां अपने कान बंद कर ले, है ना, लड़कियां, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगी, इतना घिनौना जोक आने वाला है, इतना घिनौना जोक। कान बंद कर लो, फिर आप गाली दोगे नहीं, तो लड़कियां कान बंद कर लो। सीटी से याद आया एक और। अच्छा, कुछ लोग ना अभी भी सोई वहां जाते हैं लाइन पर या खेत में, नहीं, और 40 करते करते, और सुअरों को बड़ा टेस्ट आता है उसमें, है नहीं। तो एक आदमी को खाते खाते ना पाद, वो लेटरिन करते करते पाद भी आ गया, पो, ठीक है। तो सुअर अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी मैं खाना खाया हूँ। तो मम्मी कहती है, नहीं बेटा, एक सीढ़ी और आ जाने दे अभी, है नहीं, है ना, कितना गिनौना है, ची। ओके, टू दी पॉइंट आओ। मैंने तो वही गल से बोला था, सुनना नहीं, ठीक, ओके। तो ठीक, गैस कैन बी हीटेड इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट मैनर। उनमें से कुछ तरीके, सारे तरीके तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तरीके जिनको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, जिनको बार बार यूज किया जाता है, वो 4 तरीके आपको बता रहा हूं। उनमें से एक तरीके को हम बोलेंगे आइसोथर्मल हीटिंग या आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। एक बोलेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एक को बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। और एक है आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। चार, ऐसा नहीं है कि इन 4 के अलावा और प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन इन 4 को बार बार फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल हीटिंग या आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है कि जब हीट तो हम देंगे लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं चेंज होने देंगे।
हीट हम देंगे और टेम्परेचर नहीं चेंज होने देंगे, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब हम में से हो सकता है कुछ लोग कंजरे टाइप के हो, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उन्हें ये आश्चर्य होगा, यूं करने लगेंगे, ये क्या बात हुई सर, है ना, कि हीट दोगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अरे कुछ दिनों पहले एक एग्जाम्पल था, चेंज इन स्टेट, पता ना, जब आइस मेल्ट हो रही होती है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है, तो अब आप बताओ, हीट तो उसमें घुस रही है ना, वो हीट ही तो उसको मेल्ट कर रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसा हो सकता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अच्छा जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डेल्टा टी क्या आएगा, 0। ऐसी प्रोसेस को, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे ही द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट, मतलब सिस्टम की हीट कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसे समझो, ये कोई चेंबर है, इसमें कोई सिस्टम है, इसको चारों तरफ से इंसुलेट कर दूं मैं, लक्ष्मण रेखा खींच दूं, कवच, इंसुलेट, तो ना तो बाहर की हीट अंदर आए ना अंदर की बाहर जाए, है ना, अंदर की हीट बाहर, बाहर की हो ही नहीं, इसका मतलब सिस्टम की जो हीट है वो वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम की हीट को लॉक कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, जब क्यू कांस्टेंट होगा तो डेल्टा क्यू 0 होगा, ऐसी प्रोसेस को हम नाम देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, जिस प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है ना, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, वो आइसोबारिक, बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। आइसोबारिक ऐसी प्रोसेस जिसमें V को कांस्टेंट कर दिया जाए, है ना, तो डेल्टा V 0। तो इसके अलावा भी और भी प्रोसेस है क्या बेटा? हाँ बेटा, हीट केवल इसमें छोड़ के बाकी सब में चेंज होगी। और वेट एंड वॉच, धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, तो ये चीजें भी समझ में आएंगी कि ऐसे भी हीट चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी हीट चेंज, केवल इसमें नहीं होती हीट चेंज, ठीक है। अब ये अलग अलग प्रोसेस के नाम है, इसके अलावा भी 36 तरीके की प्रोसेस है, पर हर किसी को स्टैंडर्ड नाम नहीं मिलता। अब बता ना, अब जैसे सपोज करो, इस दुनिया में कितनी जगह स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट की बात करूं, ये इंडिया की टीम है, ये साउथ अफ्रीका की टीम है, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है, ये श्रीलंका की, ये बांग्लादेश की, है ना। अब कोई यूं कहे कि क्या कहते हैं, घंटाकर वॉरियर, ये कोई टीम है, बना सकते हो, कोई मना नहीं है, कौन मना करता है, खेलो अपना, लेकिन घंटाकर वॉरियर को एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, मौली रोड कंजड़ास, मौली रोड कंजर्स, ठीक। तो अब आ जाइए, देखिए, तो ये अब ये थोड़ी सी 4 स्पेसिफिक प्रोसेस है, इनको थोड़ा फिजिक्स डिटेल में पढ़ती है। अब देखना, इस वाले फॉर्मूले पे गौर करना, जिस फॉर्मूले को मैंने ये बोला था कि ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब देखना इसकी बदतमीजी, जब ये फॉर्मूला आप यहाँ, अच्छा एक मिनट और, मान लो ये कोई चेंबर है और इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, इमेजिन करो, कोई भी भर सकते हो, मैंने नाइट्रोजन भर दी। अब नाइट्रोजन गैस, हम ये एक्सपेक्ट करें ना कि जैसे नाइट्रोजन की चीजें कुछ कांस्टेंट होंगी, फिक्स होंगी, तो नाइट्रोजन की मोलर स्पेसिफिक हीट भी फिक्स होगी, नहीं, नाइट्रोजन की मोलर स्पेसिफिक हीट ये इस बात पे तो डिपेंड करेगी कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कौन है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसे कैसे हीट कर रहे हो। अभी दिखाता हूं, बताना, जब ये फॉर्मूला आप यहां लगाओगे एन डेल्टा टी, तो यहाँ डेल्टा टी तो चेंज हुआ ही नहीं ना, 0, तो सी आएगा इनफाइनाइट। देखिए बेटा, सी क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी नाइट्रोजन को जब इस अंदाज से हीट करोगे, इस अंदाज से हीट करोगे, अंदाजे बयां तो पता नहीं, लेकिन अंदाजे हीटिंग समझने चालू कर दो अब, तो वही सी इनफाइनाइट आ रही है। अब यही फॉर्मूला यदि आप यहां लगाओगे, ये सेम फॉर्मूला सिर्फ यहां लगाओगे इस नाइट्रोजन के लिए, लेकिन अब इस प्रोसेस में लगाओगे, तो इस बार तो आपने हीट दी ही नहीं, तो यही मोलर स्पेसिफिक हीट उसी नाइट्रोजन की 0 आने लगेगी नहीं। हालात बदल जाएंगे तो जज्बात बदल जाएंगे, ध्यान रखना। और रुको जरा, सब्र करो। यदि मैं ये फॉर्मूला यहां लगाऊं, यहां पर लगाऊं, ठीक, अब यहां पे कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि इनमें से कोई 0 नहीं है, आपको ये भी देनी है, ये भी देनी है, तो ये कोई पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आएगी, सम पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इज इट ओके, पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब देखो, इन तीनों में सी की वैल्यू अलग अलग आएगी नहीं, मतलब ये वैल्यू 0 और इनफाइनाइट तो नहीं आ रही ना 0 आ रही इस जैसी, ना इस जैसी इनफाइनाइट आ रही, कुछ तीसरी वैल्यू आ गई, जबकि नाइट्रोजन के लिए काम कर रहे हैं।
तो यानी यहां से आप क्या सीखने लगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एक ऐसा फैक्टर है जो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मटेरियल कौन है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोसेस के थ्रू से हीट करोगे। और इसको यदि यहां हीट करोगे, ये फॉर्मूला यहां हीट करोगे, तो यहां पर भी ये वैल्यू कुछ और आएगी, कुछ और आएगी, कुछ और, ये वाली भी नहीं आएगी। मुझे बस कुछ दिन का वक्त दो, आप खुद कूद कूद के कहोगे हाँ सर सही कह रहे थे आप, सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक है, पहले दिन हो सकता है कुछ चीजें आपको रटनी पड़ रही है, ये सोच के कि सर कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, ये वाली वैल्यू इस जैसी भी नहीं आएगी, इस जैसी भी नहीं आएगी, ये कुछ और आएगी। तो यानी ये चारों बार सी का आंसर इसी नाइट्रोजन भी अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये जो दो स्पेसिफिक हीट होती है, इनको थोड़ा ज्यादा इज्जत मिली हुई है, ज्यादा इज्जत मिली हुई है थर्मोडायनेमिक्स में। तो इस वाली स्पेसिफिक हीट के आगे ना पी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसके आगे वी लगा देते हैं। जब इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सी है तो यही चीज अंदर से, यही डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जब देंगे, इसकी दे देता हूं, इसकी आप अपने आप एडजस्ट कर लेना। सीपी की डेफिनेशन देनी है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम जोड़ देना। इनके बारे में 2-3 बातें और आपको जाननी है। अभी तो रटने जैसा है ये, वो प्रॉपर्टी की तरह रटना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे दोस्त बन जाओगे। देखिए अगेन, सीपी में से जब इस सीपी में से सीपी को घटाओगे ना, इस सीपी में से इस वैल्यू को घटाओगे तो ये वैल्यू आर आएगी, गैस कांस्टेंट, वही पीवी बराबर एनआरटी वाला आर, पीवी बराबर एनआरटी वाला आर आएगा। इसी से साबित हो रहा है कि यदि सीपी माइनस सीवी 0 नहीं आ रहा, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। सीपी बड़ा, अच्छा सीपी में से सीवी घटा रहे हो और आर आ रहा है, तो इसका मतलब सीपी सीवी से बड़ा है, क्योंकि यदि किसी में से किसी को घटाओ और कोई पॉजिटिव नंबर आए तो पहला वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब सीपी सीवी से बड़ा और होता है। तीसरी बात, यदि मैं सीपी अपॉन सीवी का रेशियो निकालूं, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इस रेशियो को, और इस रेशियो को एटॉमिसिटी या मोलेसिटी बोल देते हैं। एटॉमिसिटी या मोलेसिटी, ये शब्द अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बस इसका नाम समझो, एटॉमिसिटी। और बताइए एक सिंपल सी बात, सीपी जब सीवी से बड़ा है, सीपी सीवी से बड़ा है, सीपी सीवी से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज जो गामा है वो 1 से बड़ा आता है हमेशा, ये हमेशा 1 से बड़ा आता है, हमेशा 1 से बड़ा आता है। दिस इज, ये थोड़ी सी नॉलेज ली हमने इस टॉपिक पे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हर प्रोसेस में इसकी वैल्यू बदल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, सिस्टम। सिस्टम, ऐसी बात नहीं है सिस्टम हमने पहली बार लिखा है, आज से पहले भी हम मैकेनिक्स में सिस्टम यूज करते थे, है ना। सिस्टम का आज भी मतलब वही है, सिस्टम का आज भी मतलब वही है। सिस्टम का मतलब द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप जिसे ताड़ रहे हो, जिसको ताड़ रहे हो, जिसको ही देखे जा रहे हो, मतलब जिस पर आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिस पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे, उसको बोलते हैं सिस्टम। बताना, मैकेनिक्स में सिस्टम बोलते थे तो आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। आप यदि किसी बॉडी को देख रहे हो तो उसी का फ्री बॉडी डायग्राम, आपको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। आप सिस्टम का मतलब उसमें कितनी फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, कहां से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वहां मैकेनिकल के चश्मे से देखते थे, जैसे मैं उस सिस्टम को देख रहा हूं उठा के, ओ वाह, मैं तुझ पे F बराबर ma लगाऊंगा, आजा आजा आजा, मैं तुझे F बराबर ma लगाऊंगा, है ना। और आज हम सिस्टम को जागेंगे, अच्छा चल आजा तुझ में थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं। हमारी अप्रोच बदल गई। कल तक सिस्टम में हम देखते थे, अब जैसे एक मिनट बताओ, एक तालाब था, सुनो, एक तालाब था गंदा सा, वहां तीनों साइंस के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टीचर गए, है ना। तो फिजिक्स का टीचर क्या कह रहा है, यार एक काम करता हूं, नहीं पहले बायोलॉजी वाला टीचर, कि मैं जलीय जीव जंतुओं का अध्ययन करके आता हूं, और वो उसमें डुबकी मार देता है। क्या अप्रोच से गया कि आइए इस तालाब के जलीय जीव जंतुओं का अध्ययन, स्टडी करके आता हूं, है ना। कूद जाता है कि मैं अंदर इसमें जो भी होंगे उनको स्टडी करके आऊंगा, और बोल के चला गया फिजिक्स वाले को, अच्छा तू भी स्टडी कर सकता है, मैं पानी की विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन मैं निकाल के लाता हूं, और वो कूद जाता है। यानी फिजिक्स वाला अपनी अप्रोच के साथ कूदा, उसको उसी तालाब में कुछ और स्टडी करना था।
बायोलॉजी वाले को कुछ और स्टडी करना था। अब 2 घंटे तक दोनों बाहर नहीं निकले, तो केमिस्ट्री वाले ने तो बाहर ही लिख दिया, लगता है मनुष्य जल में घुलनशील है ना, सॉल्युबल है। तो यहां क्या हुई, तीनों पानी वही है लेकिन तीनों की अप्रोच अलग थी, यानी ठीक है, तो सिस्टम वही है, पहले अप्रोच हमारा एक और आ रहा है। कभी कभी ना एक और आज मुझे हुआ क्या है, एक पार्क था, सुबह के समय सब लोग जॉगिंग कर रहे थे, कोई क्या कहते हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग आते हैं वहां टहलने, तो कुछ चिड़ियाएं चहचहा रही थी, है ना। अब जैसे कभी कभी बादल में हम ये देखते हैं कि वो भगवान शंकर बन गए, है ना, ऐसा कहते हैं, बादल को देख के वो बन गया, पंप बन गया, ये हेडपंप बन गया। ऐसी वो चिड़िया चहचहा रही थी, तो उसको अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से डिकोड कर रहे थे। तो वहां पर एक रामलीला, जो रामलीला कराता था उन चिड़ियाओं को, वाह 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 वाह, कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर मौसम है, और देखो ये चिड़ियाएं बड़े प्यार से कह रही है, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो उसने उस चहचहाट को कोड किया राम सीता दशरथ, ठीक है, राम सीता दशरथ। उधर से एक पहलवान जा रहा था, अरे हल, ये चिड़िया है, राम सीता दशरथ नहीं, ये कह रही है गौर से सुन, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, ना 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 ना, राम सीता दशरथ, दंड बैठक कसरत। टोन वही निकाल रहे हैं लेकिन सोच तो अलग होगी ना। अब वहां से एक सब्जी वाला निकला, वो कहता है नहीं भाई नहीं, ना ये राम सीता दशरथ, ना दंड बैठक कसरत, ये चिड़िया कह रही है प्याज लहसुन अदरक। तो वही चीज, तो सिस्टम वही है लेकिन हमारी अप्रोच की, पहले हम तुझ में F बराबर ma लगाएंगे, और अब हमारी अप्रोच क्या होगी, आज हम तुझसे थर्मोडायनेमिक्स खेलेंगे, ये ठीक है ना। तो यहाँ सिस्टम का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी होगा, मान लो ये गर्म चाय की प्याली है और कोई इसको पिलाने वाली है, ठीक है, ये तो मैं यदि इसको देख रहा हूं तो ये सिस्टम है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग कहलाता है, वो सराउंडिंग कहलाएगा। तो बताइए सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया बोलो, ये चाय की प्याली सिस्टम हो गई, और इसके अलावा जो कुछ भी है सराउंडिंग है, तो सिस्टम में सराउंडिंग जोड़ दो तो ये हमारा ब्रह्मांड जनरेट हो गया कि नहीं, यूनिवर्स। ठीक, यहां सिस्टम, हाँ जी कई लोग जानते हैं इस बात को, यहां सिस्टम को हमने 3 पार्टों में बांट रखा है, या सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्टों में, एक सिस्टम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन गंगनम स्टाइल, और एक क्लोज्ड सिस्टम, और एक है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या ये लैंग्वेज कैसे दिए, नाम कैसे दिए, जैसे सपोज करो ये पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, उबल रहा है ना, तो ये पानी की स्टीम भी बाहर निकल रही होगी, और टेम्परेचर है ना से ये स्टीम निकल रही है बाहर, और ये हीट एनर्जी कुछ भी हीट एनर्जी भी निकल रही होगी, हीट एनर्जी, और जब स्टीम बाहर निकल रही है तो हीट एनर्जी तो वैसे ही निकल रही है। तो इस वाले ऑपरेशन में M फॉर मास और E फॉर एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहे हैं, दोनों ही, मास भी और एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहे हैं। ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो कि सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा हूं, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कंटेनर है उसमें आइस भरी हुई है, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स भरे हुए हैं, आइस क्यूब्स, ठीक है, आइस क्यूब्स भरे हुए, ठीक है। अब बताना यदि आइस क्यूब्स ऐसे ही रखा छोड़ दूं, वो धीमे धीमे मेल्ट हो रही है ना, मेल्ट हो रही है, इसका मतलब सराउंडिंग से कुछ हीट अपने आप लेने लगी है, सराउंडिंग से हीट इसमें घुस रही होगी, तो अब सराउंडिंग की हीट इसमें अंदर घुस रही है, और थोड़ा बहुत कंडेंसेशन प्रोसेस भी हो रहा होगा बेटा, दीवारों पे आप देख रहे होगे, है ना, वाटर ड्रॉपलेट सराउंडिंग की जम रही होंगी, इसका मतलब सराउंडिंग का मास, सराउंडिंग की एनर्जी अंदर आ रही है। तो यदि सिस्टम सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता हो तो उसे ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब इसी में मैं ढक्कन लगा दूं, इमेजिन करो ढक्कन लगा दूं इसमें और गर्म करूं, तो बेटा स्टीम, पानी पूरा स्टीम में बदल जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, निकल सकती है तो सिर्फ हीट एनर्जी दीवारों से निकल सकती है, हीट एनर्जी, मतलब मास और एनर्जी में से मास नहीं चेंज हो रहा, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास अब भी उतना ही होगा क्योंकि स्टीम उसी के अंदर है। इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें सिर्फ एनर्जी इज अलाउड टू एक्सचेंज। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है यदि मैं भगवान से एक दिन के लिए उधार ले आऊं कि मुझे कोई इंसुलेटर दे दो, इमेजिन करो एक परफेक्ट इंसुलेटर से लॉक कर दिया, परफेक्ट इंसुलेटर से, तो अब सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम का मास, ना तो मास ना एनर्जी, नथिंग इज एक्सचेंजेबल विद सराउंडिंग,
तो इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। हालांकि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हो ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। सिस्टम की हीट कुछ ना कुछ सराउंडिंग में चली जाती है या सराउंडिंग की सिस्टम में कुछ आ जाती है। ये हो गया हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आ जाते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन सुनते चलो, यहीं पे मैं घुसाता चलूंगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आता इसका, ये तो बेस बनाने की कहानी है, थोड़ा सा बेस बना रहा हूं, फिर जब फ्लो चलेगा तो बता दूंगा एग्जाम में कहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है एक वर्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल, एक वर्ड आया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वेरिएबल माने फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में मदद करें, जिनकी मदद को लेके हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ा सकें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकें, उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलेंगे। अब ये कम समझ में आया क्योंकि डेफिनेशन से समझ में आ जाता तो बच्चा अब आप किताबों से ही पढ़ लेता। एक बार फिर से बोल देता हूं, ऐसे वेरिएबल जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मदद करे। जैसे समझाता हूं, जैसे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ऐसी क्वांटिटी पढ़ते हो। तो यानी ये अलग कुनवा है, ये अलग कुनवा है ना, इस पूरे कुनवे से आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ पाते हो, इन फिजिकल क्वांटिटियों की मदद से आप मैकेनिक्स पढ़ पाते हो। सपोज करो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऐसी चीजें पढ़ने लग जाते हो। अब बताना, जब से आप 11th में आए हो, जब से आपने ये चीजें पढ़ी है नहीं ना, क्योंकि आप तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो भैया मैकेनिक्स में इनका यूज होता है, इनका थोड़ी नहीं यूज होता, और आप तो ये भी नहीं पढ़ रहे। तो सेम जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो यहां कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल होंगे जो इसी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में यूज होते हैं। जैसे सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम ने कितना प्रेशर जनरेट कर रखा है, सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही होगी फ्लो में। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो जिनकी मदद से आप थर्मोडायनेमिक पढ़ पाओगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर पाओगे कि भैया इसका सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब आते हैं इस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ओके। इसके बाद आता है तीन डेफिनेशन एक साथ। एक है वर्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और एक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, तीन डेफिनेशन है, देख बताता हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब यदि इन कुनवे में से एक भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे प्रोसेस इज गोइंग ऑन। भले ही टेम्परेचर बढ़ रहा हो, भले ही टेम्परेचर घट रहा हो, भले ही एक्सपेंशन हो रहा हो, भले ही कंप्रेशन हो रहा हो सकता है वॉल्यूम बढ़ रहा हो, वॉल्यूम घट रहा हो, प्रेशर बढ़ रहा हो, प्रेशर घट रहा हो, है ना, कुछ भी हो रहा हो, एक भी वेरिएबल यदि परिवर्तन कर रहा है तो हम बोलेंगे प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और सारे वेरिएबल ठंडे पड़ गए, मतलब ठंडे मतलब चुप बैठ गए, चेंज नहीं कर रहे, सारे वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल बदलने को तैयार नहीं है। टेम्परेचर देखो तो कांस्टेंट, प्रेशर देखो तो कांस्टेंट, वॉल्यूम देखो तो कांस्टेंट, तो हम बोलते हैं प्रोसेस इक्विलिब्रियम हो चुकी है, अब कुछ हो ही नहीं रहा। सिंपल है डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या चीज है? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि ये बनाए शब्द स्टैटिक वर्ड भी आ रहा है इसमें, प्रोसेस भी आ रहा है। स्टैटिक और प्रोसेस दोनों ही वर्ड आ रहे हैं, कंफ्यूज तो करेंगे। स्टैटिक कह रहा है रुका हुआ है, थमा हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट। प्रोसेस कह रहा है हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर ये कैसा नाम है अजीब सा। एक्चुअली कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए देखोगे तो आपको लगेगा रुकी हुई है, थमी हुई है, लेकिन जब टाइम फ्रेम बड़ा कर दूंगा तो आप लोग नहीं नहीं, अरे यार ये तो हो रही थी प्रोसेस। जैसे एक बहुत बड़ी टंकी हो, 1000 लीटर की टंकी है, भरी हुई है ना, और आप उस ढक्कन को देखने गए ऊपर से भरी हुई है कि नहीं, देखने गए,
और उस टंकी में बहुत छोटा सा छेद हो रहा है, लीक हो रहा है। और लीक कैसे हो रहा है? टप 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 ऐसे पानी गिर रहा है। तो बताना उस ढक्कन, और आपको नहीं पता कि टप टप गिर रहा है, आपने ढक्कन खोला, बताना यदि आप 10 मिनट खड़े रहोगे आपको पता चल पाएगा कि पानी कम होता जा रहा है उसमें से? ढक्कन खोल के ऊपर से देख रहे हो तो आपको पता चल पाएगा 5-10 मिनट में? 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चल पाएगा कि पानी कम हो रहा है? नहीं चल पाएगा। तो साला ठीक है ना। तो लेकिन यदि 6 महीने बाद ढक्कन खोलोगे तो 6 महीने बाद ढक्कन खोलोगे तो वो टंकी खाली मिलेगी। इसका मतलब प्रोसेस तो हुई है। 6 महीने बाद आप कहोगे नहीं यार ये तो पानी खाली हो गया, प्रोसेस हो गई। तो अल्ट्रा स्लो प्रोसेस जो होती है, जो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको लगता है कोई हो ही नहीं रही, और बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो अरे ये तो हो रही थी। इसमें दूध का उबालना नहीं मानना जाएगा। साला मम्मी कहती है कि दूध देख लेना है ना, और यूं देखते रहते हैं साला होता ही नहीं है। आंखें गड़ा के देख रहे हैं, होता ही नहीं है। लेकिन साले दूध को भी पता नहीं क्या दुश्मनी है, नेक उधर गर्दन करो टीवी में, वो बाहर। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा लगता है वो दुश्मनी निकालता है। जब तक साला देखते रहोगे, साला टॉयलेट भी आने लग जाती है, लेकिन देखते रहो। लेकिन फाइनली डांट जो पड़नी है नहीं, उधर जाओगे वो अच्छा इसने उधर देखा, मैं निकल लेता हूँ, है ना। अच्छा और एग्जाम्पल देता हूँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के। हमसे कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। सच है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। अब तुम तो जज्बाती हो गए, इमोशनल, अब तुम वहां चले गए समुद्र पे, बीच में, गोवा वाले बीच में, है ना। और वहां जाके देखने लगे लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, झांक के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे झूठ बोल रहे हैं जो सब बेवकूफ बनाते हैं, ये सब डेड हमें पागल बना रहे हैं। तो अब आप बताओ यार, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ये 10 साल 20 साल का प्रोसेस है, धीमे धीमे बढ़ना। तुम्हें 1 मिनट 2 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में कैसे दिख जाएगा? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रही है, पर आपको, और चलो और आसान देता हूं, पेड़ लगाते हो आप, पेड़ लगाते हो, पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन आप डेली वॉच करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बढ़ रहा है। लेकिन 20 साल बाद आप देखोगे तो जब वो फल देने लगेगा तब पता चलेगा कि यार ये प्रोसेस तो हुई थी। ऐसा बड़ा मजा आ जाता है कि बीज डालो, पानी डालो, आम तोड़ लो आम, ऐसे थोड़ी नहीं होता पेड़ में। अब बताओ, आप लोग हो, ग्रो कर रहे हो, है ना, ग्रो कर रहे हो, शकल भी चेंज होती है, बॉडी भी चेंज होती है। 10 साल बाद आपके कोई अंकल मिलते हैं, कोई कहता है अरे बेटा आप तो बहुत बड़े हो गए, आप क्या कहोगे? हाँ अंकल, कोई ऑप्शन था ही नहीं ना हमारे पास, कोई और ऑप्शन था ही नहीं, क्या करते, बड़ा ही होना पड़ा। लोगों ने तो मना किया था, मत हो बड़ा, मत हो बड़ा। मैं तो अब से मना कर रहा हूँ, अब भी मत हो बड़े, बहुत बड़ा स्कैम है बेटा बड़े होने में। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, बड़ा तो होना ही पड़ेगा, हो ही जाते हैं। तो दीज आर द क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा यहाँ एक बात बताना भूल गया मैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मैंने बता दिया कि एक ऐसा कुनवा, वेरिएबलों का एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का कुनवा जिनकी मदद से आप थर्मोडायनेमिक पढ़ पाओगे, डिफाइन कर पाओगे, कोई स्टेट डिफाइन कर पाओगे। ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, मैं यहां लिख देता हूं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। एक है इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, और एक एक्सटेंसिव वेरिएबल। आसान है, अभी समझाता हूं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को फिर से डिवाइड किया, इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सिस्टम, और एक्सटेंसिव जो एक्सटेंड हो जाते हैं विद द साइज ऑफ सिस्टम, मतलब जो चेंज हो जाते हैं। अब नहीं आया होगा, डेफिनेशन नहीं आती समझ में, समझाता हूं पहले, लेकिन एक बार सुनिए एक बार और। कुछ वेरिएबल इनमें से ऐसे होंगे जो सिस्टम के साइज से मैटर नहीं करते। तुम सिस्टम को बड़ा रखो, छोटा रखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी सलमान खान जैसी रहेंगी, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया वही रहेंगे, कुछ साइज के साथ बदल जाएंगे। जैसे समझिए, तब समझाऊंगा। अब जैसे मैंने एक चैम्बर में गैस भर दी, गैस भर दी। अब इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ मास होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, कुछ डेंसिटी होगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कुछ ना कुछ होंगे इनके, कुछ मोलर स्पेसिफिक हीट भी होगी इस गैस का। अब मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने एक पत्ती गिरा के इनके बीच में दीवार खड़ी कर दी। मतलब एक सेटलमेंट, एक ऐसा सेटअप कर दिया कि बीच में दीवार खड़ी कर दी। मैंने इन्हें पिचकाया नहीं है, मैंने बीच में दीवार खड़ी कर दी। अब बताइए, इसके अंदर जो गैस रह गई, इसकी स्पेसिफिक हीट वही होगी या बदल गई होगी?
वही रही होगी, टेम्परेचर इसका वही रहा होगा जो पहले था, प्रेशर वही रहा होगा जो पहले था, लेकिन वॉल्यूम आधा हो गया। वॉल्यूम तो आधा हो गया ना, पहले जैसा था रहा, मास आधा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आधे हो गए, इंटरनल एनर्जी आधी होगी, डेंसिटी वही रही। तो कुछ चीजें नहीं चेंज हुई ना। तो जो चीजें नहीं चेंज हुई विद द साइज, साइज तो आपका बताना आधा कर दिया, लेकिन कुछ चीजें नहीं चेंज हुई, तो ऐसे वेरिएबलों को बोलेंगे इंटेंसिव। लेकिन कुछ चीजें बदल गई, उन्हें बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल। यहां तक की क्लास समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, एक बार जल्दी बोलो, यहां तक की समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ओके, पढ़ते रहना, नहीं तो फिर यही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बोरिंग लगने लग जाता है ना। चलिए अब आते हैं एक और चीज, एक और चीज उसको और पढ़ा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। अब हमने कहा ना गैस यहां पे बुमराह, यहां पे गैस बुमराह की तरह है, मतलब राजा बच्चा, बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करती है, क्योंकि जो अच्छे से एक्सपेंड करेगा वो पिस्टन को अच्छे से मूव करा पाएगा। इमेजिन करो, मैं आपको एक सिनारियो देता हूं कि ये एक पिस्टन है ऐसे, ये तो ये एक मिनट पहले इतना देखो, ये तो रिजिड वॉल है, ठीक है ना, रिजिड, ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है ये, है ना, ये मूवेबल, और ये साफ्ट है, इसमें मैंने गैस भर दी, और बेटा ये मैंने 2D में बनाया है, ऐसे 3D में सोचना। पिस्टन आपने सबने देखे हैं, ये पिस्टन ऐसे है, ठीक है, और ये दीवार है, और पिस्टन नहीं देखे तो वो तो देखा है, सिरिंज, सिरिंज दबाते हो, पिचकारी देखिए कि नहीं, ये सब पिस्टन ही तो होते हैं, हवा भरते हो आप, ये सब पिस्टन होते हैं, ठीक है, जो ऊपर आप, अच्छा जब हवा भरते हो तो इसके सारी चीजें तो रिजिड है, लेकिन वो पिस्टन आगे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, ये चीज ऊपर नीचे हो सकती है, और इसके अंदर मैंने गैस भर दी। अब सुनिए, मैं इसको, अब मेरा हमारा आपका पर्पस क्या है? हमारा आपका पर्पस है एक हीट इंजन बनाना, थर्मोडायनेमिक्स का पर्पस ही ये मान के चलो, अभी हीट इंजन बनाना, हीट इंजन बनाना, हीट दे, वो वर्क करे, और ये होगा भी। यदि मान लो मैं इसको हीट सप्लाई करने लग जाऊं, मैंने इसको हीट सप्लाई करना चालू कर दिया, जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा, इसके अंदर जो गैस होगी वो भगदड़ करेगी, भागो भागो, है नहीं, गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा, गैस प्रेशर क्रिएट करने लगेगी यहां पे, हालांकि प्रेशर तो वो इधर भी दे रही है, लेकिन यहां गैस का प्रेशर कुछ कर नहीं पाएगा ना, कुछ कर नहीं पाएगा, रिजिड वॉल है, लेकिन गैस का प्रेशर, ये बताओ, जब गैस का प्रेशर सफिशिएंट हो जाता है तो कुकर की सीटी तक उठा सकता है, तो ये पिस्टन भी उठना चालू हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। नाउ दिस हीट एनर्जी आपको वर्क के रूप में दिखने लग गई, कि देखो पिस्टन खिसक गया, पिस्टन पहले ए बी वाली पोजीशन पे था, फिर ए डैश बी डैश वाली पोजीशन पे आ गया, कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया, है नहीं। जब पहली बार हुआ होगा तो कितना मजा आया होगा, सुकून मिला होगा साइंटिस्टों को कि हम हीट देके, हीट अपना हाथ से नहीं खींच रहे पिस्टन, हम हीट देके पिस्टन को खिसका रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? दिल और दिमाग मानने लगा कि नहीं, पिस्टन मूव करा सकते हैं ऐसे, है ना पिस्टन। और यही पिस्टन का जो साफ्ट आगे बढ़ेगा, इसी साफ्ट को व्हीकल्स के एक्सल के साथ जोड़ देते हैं, पहिए चलते हैं फिर एक्सल। ये बड़े, ये जो वर्ड यदि हैवी हैवी लग रहे हैं तो गूगल कर लेना, देख लेना, क्योंकि मुझे को अपने लिमिटेड भी रहना है। ये जो पिस्टन आगे बढ़ेगा, ये साफ्ट आगे बढ़ेगा, इस साफ्ट को व्हीकल के एक्सल से जोड़ देते हैं, फिर एक्सल घूमने लग जाता है और फिर आगे व्हीकल बढ़ जाता है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये कैलकुलेट कि इस गैस ने कितना वर्क करके दिया, क्योंकि फिजिक्स में क्लास कैलकुलेशन ही आती है। हम ये नहीं बोलना चाहते यार ये गैस ने तो बहुत जोर का वर्क किया है, बहुत जोर का, मैं सच्ची कह रहा हूं, बहुत जोर का, बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप। ये क्या होता है? कैलकुलेशन तो करेंगे ना कि कितना वर्क किया, मैंने इतनी हीट दी तो कितना वर्क किया, मेरी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो वो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक मैथमेटिक्स हमको पढ़नी पड़ेगी, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। वो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मैथ यूज करेंगे वो सुनिए। अच्छा उससे पहले ये चीज देखिए, एक चीज, यदि इस पिस्टन का एरिया ये ए है, एरिया ए, जो 2D और 3D के चक्कर में यहां नहीं दिख पा रहा, और इसका ऑलरेडी ये जो गैस भरी हुई है इतने लेंथ तक बढ़ी हुई है, तो मैं यहां पर भी तो ये तो दिखाई सकता हूं, ये एक्स है इतना, और dx और फर्दर मूव कर गया ये, मतलब यहां से यहां तक
ये तो x है और ये dx और थोड़ा सा मूव कर गया है ना, मूव कर गया ये, ठीक है। तो इस dx मूव किया तो वर्क दिख रहा है ना, उस वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो बताना द स्मॉल वर्क डन परफॉर्म बाय द गैस, जो यहां करके दिखाया है स्मॉल वर्क डन, f डॉट dx, ये f dx cos थीटा, ठीक है ना, f dx cos थीटा। फोर्स कहता है मेरे पास मां है, फोर्स ये भी कहता है कि मेहनत नहीं, मेरे पास पा भी है। तो प्रेशर इनटू एरिया, जो प्रेशर यहां जनरेट हुआ होगा गैस का वो, और जो इस पिस्टन का एरिया है वो, वही तो फोर्स इस पिस्टन पे लगी होगी। जो इधर फोर्स लग रही है वो तो पिस्टन को मूव करा नहीं रही ना। तो पी ए इंटू डी एक्स और कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों? क्योंकि फोर्सेस भी ऊपर लगी, पिस्टन भी ऊपर मूव करा ये। अब पी ए इंटू डी एक्स, ये मैंने खोल दिया, कॉस जीरो हो गया 1। अब ए इंटू डी एक्स आपस में भी कुछ होता है, बताता हूं क्या होता है आपस में। आप गौर से देखिए, यदि मुझे एरिया में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो आप बताइए क्या चीज आएगा। पिस्टन को इस नजरिए से देखिए, यदि इस एरिया में इस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ठीक हर्ष, वॉल्यूम आ जाएगा। वेरी गुड। एरिया में एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वॉल्यूम आ जाएगा जो कंटेनर में है, पिस्टन में है। और यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो आप आरएचएस में डिफरेंशिएशन, ए को बाहर निकाल लेना क्योंकि ए थोड़ी नहीं चेंज हो रहा। ये रॉड यहां से यहां पहुंच गई, सॉरी ये पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया, बस डीएक्स यहां पर देख लो चाहे यहां देख लो। तो जब आप ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां पहुंचेगा तो ए तो बाहर आ जाएगा ना, ए तो बाहर आ जाएगा डीएक्स। तो गौर से देखो ये डीवी क्या चीज है, एडीएक्स, मतलब एडीएक्स क्या चीज है, एडीएक्स द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, पी डीवी। अच्छा यहां से ये बताइए, जितना वॉल्यूम चेंज कर पाओगे उतना बढ़िया वर्क होगा कि नहीं होगा? जितना बढ़िया से वॉल्यूम चेंज कर पाओगे उतना बढ़िया वर्क होगा। और वॉल्यूम में बढ़िया से चेंज गैस दे पाते हैं, सॉलिड और लिक्विड नहीं दे पाते इतना अच्छा चेंज। लो ये आपके पास मैथमेटिकल रीजन भी आ गया कि क्यों हम पिस्टन में गैस भरेंगे, क्यों ये थर्मोडायनेमिक्स का फेवरेट प्लेयर गैस क्यों है। क्योंकि वर्क डन अच्छे से जनरेट करना है तो वॉल्यूम में चेंज अच्छे से जनरेट करना है, वो गैस अच्छे से करते हैं। और टोटल मान लो ये पिस्टन और आगे तक चला जाता है, ऐसे ही खिसकते यहां तक, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए ये यहां ले जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक जो भी लिमिट्स होंगी वॉल्यूम की, इनिशियल वॉल्यूम या V1 V2, दिस इज अ एक्सप्रेशन विच वी विल यूज फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय गैस, ताकि हमें ये ना बोलना पड़े बहुत जोर का वर्क किया है इसने, बहुत जोर का बहुत ज्यादा। हम यहां कैलकुलेट करेंगे कितना किया है। अब ये अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। अब जैसे आइसोबारिक प्रोसेस हुई, आइसोबारिक, तो P बाहर आ जाएगा क्योंकि उस प्रोसेस में P कांस्टेंट है। अब लेकिन आइसोवॉल्यूमिक हुई तो फिर क्यों P बाहर आएगा? तो ये कैलकुलेशन डिपेंड करेगी आप इस गैस को किस मोड में हीट कर रहे हो। तो अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करा रहा। अब बाई चांस आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो अब हम में से कई लोग सोचेंगे हम गैस को कंप्रेस करेंगे क्यों? ये हीट इंजन की लिमिटेशन है, यही सुन लो, यही तो हीट इंजन की लिमिटेशन है कि पिस्टन से सिर्फ एक्सपेंशन का काम नहीं लिया जा सकता। अरे एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन किए जा रहे हो, एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन किए जा रहे हो, तो पिस्टन कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? पोर्टेबल इंजन वो होता है कि एक्सपेंड कर दो फिर कंप्रेस करके दोबारा रेडी कर लो, फिर एक्सपेंड होने दो फिर कंप्रेस कर दो। आप पिचकारी को ही देखिए, क्या कोई ऐसी पिचकारी संभव है जिसमें सिर्फ यूं ही दबाता जाऊं, धार मारती जाए, होली है होली है होली है? अरे पहले लोड करते हैं फिर दबाते हैं, लोड करते हैं पानी फिर खींचते हैं। दुनिया के हर पिस्टन में यही होता है। जेसीबी का पिस्टन जो बड़ा बड़ा लोड उठा लेती है उसमें भी पिस्टन कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं। वरना कितना बड़ा पिस्टन बनाना पड़ेगा यार, ये बताओ। अब दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। फिजिक्स कंप्रेशन को ना एज अ लॉस देखती है, या यूं कहिए एज अ इन्वेस्टमेंट देखती है। एक्चुअली गैस एक्सपेंड तो हो जाती है हीट के माध्यम से, ऐसे है ना, इवन आप कमरे में खुला छोड़ दोगे तो और एक्सपेंड हो जाएंगी। अगरबत्ती जलाइए इस कमरे में, अगरबत्ती का धुआं अपने आप एक्सपेंड होने लग जाता है, हो जाता है कि नहीं, जितना उसमें भूता है। लेकिन सारी गैस कंप्रेस नहीं होती अपने आप नहीं होती कंप्रेस। अगरबत्ती का धुआं जो कमरे में फैल गया वो वापस नहीं आएगा, कंप्रेस आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन गैस करना पड़ेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। यानी केवल एक्सपेंशन से काम चल नहीं सकता। पता ना कितना बड़ा इंजन बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा है ना। यदि एक पोर्टेबल इंजन बनाना है तो आप कंप्रेशन एक्सपेंशन हो गया उसे, जैसे पिचकारी पूरी भर गई
उसको फिर डिटेन मतलब ये कर दो, छिड़क दो, फिर खींच लो। ऐसी होती है पिचकारी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बच्चों को थोड़ी छोटी दे देते हैं, किसी को बड़ी दे देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पिचकारी इतनी बड़ी कर दें कि वो खींचे ही जा रहे हो, खींचे ही जा रहे हो। अब एक और चीज, फिजिक्स अंदर से तो नहीं चाहती कि हमें गैस कंप्रेस करनी पड़े, पर आपकी मजबूरी है, गैस कंप्रेस करनी पड़ेगी। रीजन समझ में आ गया? और ये हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट है, इसे फिजिक्स लॉस की तरह दिखती है। अरे यार एक्सपेंशन में मजा आ रहा है फिजिक्स को, ओ ये देख हमने हीट दी, एक्सपेंड हो रही है। अब कंप्रेसर, अरे यार। अच्छा हैंडपंप देखते हो, अच्छा एक मिनट, हैंडपंप यूं करते हो हैंडपंप को यूं, तुमको यूं भी करना पड़ता है यूं भी, तो अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता है। सोचो क्या ऐसा हैंडपंप बन सकता है कि मैं दबाए जाऊं पानी निकलता रहे? नहीं हो सकता ना। तो अंदर पिस्टन ऊपर नीचे हो ही रहा है, चाहे आप पंप भर रहे हो, कंप्रेशन एक्सपेंशन ये करना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, तो यदि गैस कंप्रेस हो रही है और आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, भले ही आप इसे लॉस के रूप में देख रहे हो, है ना, ठीक है, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तब हम यहां पर इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन यहां माइनस ऐड कर देंगे। और यदि शुरुआत से पढ़ रहे हो तो आप समझ गए होंगे ये माइनस इसलिए दिया क्योंकि अब हम कंप्रेशन पढ़ रहे हैं। यदि गैस कंप्रेशन कर रही है, भले ये आपके लिए लॉस है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना कि लॉस कितना हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस का भी हिसाब तो रखती है ना। दिस माइनस इज यूज्ड टू मेक द एंटायर वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि इस बार जो डीवी भाई साहब है, डीवी का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब जब एक्सपेंशन होगा, जब चीजें एक्सपेंड होती हैं, यहां से यहां चला गया, देखो ये इनिशियल है ये फाइनल, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, इधर वाले फिगर में ये ज्यादा ये कम, तो ये तो अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब कंप्रेशन होगा, मान लो मैं इस पिस्टन को यहां लिया हूं, दबा दूं, इनिशियल ये फाइनल ये यहां था यहां ले आया, तो अब फाइनल वॉल्यूम तो कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो ये भाई साहब नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? ये नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव तुम धर देते हो इसलिए ताकि ये पूरा वर्क हम पॉजिटिव में पढ़ सके, क्योंकि कुछ चीजें पॉजिटिव में ही रिपोर्ट करनी होती है। आप कभी नहीं बोलते यार मुझे -10 रुपए का लॉस हो गया यार शिट, आप यही बोलोगे ना 10 रुपए का लॉस हुआ, यानी वो लॉस भी निकल तो पॉजिटिव में ही रहे ना। ठीक है, तो ये माइनस लगा के इसको पॉजिटिव किया जाता है ताकि हमें वर्क की वो वैल्यू निकल जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकले कि कितना लॉस हुआ है, मतलब या कितना वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन हमें एज ए इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इसको ना, कंप्रेशन को फिजिक्स एज ए इन्वेस्टमेंट देखती है, इतना इन्वेस्टमेंट कर देते फिर कंप्रेशन वो एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर करो। मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए जिसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसमें सिर्फ एक्सपेंशन एक्सपेंशन या केवल कंप्रेशन कंप्रेशन हो। पिस्टन में दोनों चीजें होती हैं, एक चीज हीट के थ्रू हो जाएगी, एक आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो